व्याकरण शिक्षण। और पिछली क्लास में हमने व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति की परिभाषा, या व्याकरण जो वेदांग में जो व्याकरण को क्या कहा गया है का अध्ययन किया। आज इस क्लास में हम जो व्याकरण शिक्षण के लिए जो प्रचलित जो मत है उनका अध्ययन करेंगे। व्याकरण की विशिष्टता क्या है, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, और व्याकरण कौन से लेवल को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, और व्याकरण शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी प्रयुक्त होती, उनका अध्ययन हम इस क्लास में करें। फिर उसके बाद जो व्याकरण शिक्षण की जितनी भी विधियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण भाषा में व्याकरण शिक्षण के लिए आज का जो पहला जो टॉपिक है, भाषा में व्याकरण शिक्षण के लिए प्रचलित 3 मत, यानी भाषा में व्याकरण शिक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर विद्वान 3 भागों में विभाजित हो गए। यानी भाषा में व्याकरण शिक्षण के लिए प्रचलित 3 मत, इसका अर्थ है कि जो विशेषज्ञ थे वो 3 भागों में विभाजित हो गए। कि कुछ ने कहा कि भाषा में व्याकरण का अध्ययन होना चाहिए, कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाषा में व्याकरण शिक्षण अनिवार्य नहीं है। अलग अलग विद्वानों की जो राय थी और उस राय पर ये 3 भागों में विभाजित हो गए, उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, पहला जो सिद्धांत है वो है व्याकरणातिरेक। व्याकरणातिरेक सिद्धांत। ये जो शब्द है, ये शब्द बना है व्याकरण प्लस अतिरेक। व्याकरण प्लस अतिरेक। इस सिद्धांत को मानने वाले ये कहते हैं कि बिना व्याकरण भाषा शिक्षण संभव नहीं है। बिना व्याकरण के भाषा शिक्षण संभव नहीं है। यानी भाषा का ज्ञान है वो व्याकरण के द्वारा ही संभव है। यानी व्याकरण पढ़ाए बिना भाषा शिक्षण संभव नहीं है। व्याकरण अतिरिक्त जो विद्वान है, इससे सिद्धांत को मानने वाले विद्वान ये कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण शिक्षण अनिवार्य है। तो इसे जो सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें, व्याकरण पढ़ाए बिना बिना भाषा शिक्षण भाषा शिक्षण संभव नहीं है। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वान ये कहते हैं कि व्याकरण पढ़ाए बिना भाषा शिक्षण संभव नहीं है। इस मत को इस मत को मानने वाले मानने वाले
विद्वानों विद्वान इस मत को मानने वाले विद्वान भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण को अनिवार्य मान यानी व्याकरणातीत एक सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों का कहना है कि बिना व्याकरण पढ़ाए भाषा का अध्ययन है या भाषा शिक्षण संभव नहीं है। तो भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण को अनिवार्य मानते हैं ये। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कौन से सिद्धांत के विद्वान है वो व्याकरण शिक्षण को अनिवार्य मानते हैं। तो वो सिद्धांत है व्याकरणातिरेक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मानने वाले ये मानते हैं कि अगर भाषा का अध्ययन करना है तो व्याकरण शिक्षण करवाना अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 की बात करें, हम 2 नंबर की बात करें, वो है अव्याकृत सिद्धांत। इस सिद्धांत के मानने वाले कहते हैं कि व्याकरण भाषा की अनुयायी है, यानी भाषा का जन्म पहले हुआ और व्याकरण का जन्म क्या हुआ, बाद में हुआ। भाषा व्यवहार से अर्जित की जाती है, व्याकरण शिक्षण से नहीं। और साथ ही इस मत के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि व्याकरण भाषा के नियमों उपनियमों का नाम मात्र का एक संग्रह है जिसका शिक्षण अनिरस माना गया। बालक प्रारंभिक रूप से जब भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है तो क्या वो व्याकरण से करता है? नहीं। बालक प्रारंभिक अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त करता है वो श्रवण पठन या अभ्यास अनुकरण से प्राप्त करता है। तो इस सिद्धांत के जो मानने वाले विद्वान हैं उनका कहना है कि भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण अनिवार्य नहीं है, क्योंकि भाषा का जन्म है वो पहले हुआ है, व्याकरण का जन्म बाद में है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाषा व्याकरण है वो भाषा की क्या है, अनुयायी है। तो इस सिद्धांत के मानने वाले जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं देख लेते हैं। इस सिद्धांत के इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है इस सिद्धांत के विद्वानों का कहना है व्याकरण कहना है कि व्याकरण भाषा की भाषा अनुयायी है। व्याकरण भाषा की क्या है, अनुयायी है। यानी भाषा का जन्म पहले हुआ, व्याकरण का जन्म बाद में हुआ है। अर्थात अर्थात व्याकरण का जन्म
भाषा के बाद हुआ है, हुआ है। यानी व्याकरण का जन्म है वो भाषा के बाद हुआ है, इसलिए व्याकरण है भाषा की क्या है? अनुयायी है। इस सिद्धांत के मानने वाले ये भी कहते हैं कि व्याकरण क्या है? भाषा व्यवहार से आती है, व्याकरण शिक्षण से नहीं आती है। इसके कहते हैं कि भाषा व्यवहार से सीखी जाती है, व्याकरण शिक्षण से नहीं। इस मत के जो विद्वान है वो कहते हैं कि भाषा है वो व्यवहार से सीखी जाती है, व्याकरण शिक्षण से नहीं सीखी जाती है। व्याकरण व्याकरण भाषा के नियमों तथा उपनियमों नियमों तथा उपनियमों का संग्रह मात्र है, जिसका जिसका शिक्षण निरस माना गया है, जिसका शिक्षण निरस माना गया। बालक बालक प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा सीखता है, वह श्रवण, अनुकरण तथा अभ्यास से सीखता है। यानी इस सिद्धांत के मानने वाले ये भी कहते हैं सिद्धांत को मानने वाले भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण को अनिवार्य नहीं मानते। यह है अव्याकृत सिद्धांत। कि इस सिद्धांत को मानने वालों का कहना क्या है कि व्याकरण भाषा की अनुयायी है, यानी व्याकरण का जन्म है वो भाषा के बाद हुआ है, कि पहले इस संसार में भाषा आई है और उसके बाद व्याकरण की रचना हुई है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण अनिवार्य है?
फिर ये कहते हैं कि भाषा व्यवहार से सीखी जाती है, व्याकरण से नहीं। भाषा व्यवहार या अभ्यास से सीखी जाती है, व्याकरण से नहीं। व्याकरण क्या है? भाषा के नियमों तथा उपनियमों का संग्रह मात्र है, जिसका शिक्षण है वो अनिरस माना गया है। हम जैसे भाषा का अध्ययन करते हैं, जैसे कोई कविता है या नाटक है, कहानी, तो वो बड़े हर्ष के साथ उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन व्याकरण शिक्षण है वो अनिरस माना गया है। बालक प्रारंभिक अवस्था, जैसे बालक प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा सीखता है, तो उस समय तो बालक को व्याकरण के नियमों या व्याकरण के बारे में पता ही नहीं होता है, फिर भी वो भाषा सीखता है। तो वो किससे सीखता है? वो श्रवण से सीखता है, अनुकरण से सीखता है तथा अभ्यास से सीखता है। तो इस सिद्धांत को मानने वाले जो विद्वान है, जो विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण है वो अनिवार्य नहीं है। भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण है अनिवार्य नहीं है, इस सिद्धांत के जो मानने वाले हैं। इसके बाद जो तीसरा जो सिद्धांत है, तीसरा सिद्धांत है, वो है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के जो मानने वाले हैं उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। वो न तो ये कहते हैं कि भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण अनिवार्य है, और वो न ये भी कहते हैं कि व्याकरण का सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया जाए। तो इस सिद्धांत के मानने वाले ये कहते हैं इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि भाषा शिक्षण के लिए भाषा शिक्षण के लिए शिक्षण के लिए व्याकरण शिक्षण पर व्याकरण शिक्षण पर इतना बल देने की आवश्यकता नहीं है। बल देने की आवश्यकता यानी इस सिद्धांत के जो समर्थक है उनका यह मानना है कि भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण शिक्षण पर इतना बल देने की आवश्यकता नहीं है। किंतु उसने एक बात आगे और भी कही है, किंतु व्याकरण शिक्षण का किंतु व्याकरण शिक्षण का सर्वथा यानी हमेशा सर्वथा के लिए हमेशा के लिए बहिष्कार बहिष्कार करना उचित नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि व्याकरण शिक्षण का हमेशा के लिए बहिष्कार करना उचित नहीं है। भाषा के गठन तथा रचना का रचना का ज्ञान करवाने के लिए
व्याकरण शिक्षण व्याकरण शिक्षण का प्रयोग उचित है। तो इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो न तो ये कहते हैं कि व्याकरण शिक्षण अनिवार्य है और न ही ये कहते हैं कि व्याकरण शिक्षण अनिवार्य नहीं है। जहां आवश्यकता पड़े व्याकरण शिक्षण करवाना चाहिए और जहां आवश्यकता नहीं पड़े वहां पर व्याकरण शिक्षण नहीं करवाना चाहिए। तो ये है सहयोग का सिद्धांत। तो व्याकरण भाषा में व्याकरण शिक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर विद्वान है वो तीन मतों में विभाजित हो गए और इन तीनों ही मतों का हमने यहाँ अध्ययन किया है। पहला व्याकरणातिरेक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मानने वाले ये कहते हैं कि व्याकरण पढ़ाए बिना भाषा शिक्षण संभव नहीं है, तो व्याकरण अनिवार्य मानते हैं। इसी दूसरा सिद्धांत है अव्याकृत सिद्धांत। इस सिद्धांत वाले कहते हैं कि बिना व्याकरण के भाषा का अध्ययन किया जा सकता है, भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण अनिवार्य नहीं है, क्योंकि भाषा का जन्म व्याकरण से पहले हुआ है। इसका मतलब व्याकरण बाद में बनी है, लोगों ने भाषा को पहले ही सीख लिया था। और उसने एक बढ़िया जो उदाहरण दिया कि जो बालक प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा सीखता है वो किससे सीखता है? वो व्याकरण से सीखता है? नहीं। वो किससे सीखता है? वो श्रवण से सीखता है, वो अनुकरण नकल से सीखता है, वो अभ्यास से सीखता है। तीसरा जो सिद्धांत दिया है वो है सहयोग का सिद्धांत। इससे मत को मानने वाले लोग न तो व्याकरण शिक्षण को अनिवार्य मानते हैं और न ही व्याकरण का बहिष्कार करते हैं। मिलीजुली प्रतिक्रिया इससे सिद्धांत के लोगों ने दी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता क्या है, या हम बात करें कि व्याकरण शिक्षण कैसे करवाया जाए, किस क्लास को किस प्रकार से करवाया जाए, तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण व्याकरण शिक्षण की अगर बात करें हम, तो प्राथमिक स्तर पर पहली बात करें हम, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण व्याकरण शिक्षण करवाना उचित नहीं उचित नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो प्राथमिक का मतलब कक्षा 1 से 5 तक व्याकरण शिक्षण का प्रयोग वर्जित माना गया है, क्योंकि हम 1 से 5 तक क्या करते हैं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कोई चीज है वो कंठस्थ करवाते हैं। तो उस समय उस समय बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते नहीं होते हैं, क्योंकि बालक छोटे होते हैं तो वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, तथा व्याकरण के व्याकरण के नियमों की विवेचना नहीं कर सकते। प्राथमिक स्तर पर शुद्ध भाषा का शुद्ध भाषा का अध्ययन
करवाना चाहिए। ये है कि आप प्राथमिक जो लेवल है वहां पर आप यूं कह सकते हो कि व्याकरण शिक्षण नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उस समय क्या है कि बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। वो व्याकरण के नियमों को समझ नहीं सकते, न उसकी विवेचना कर सकते। प्राथमिक जो लेवल होता है वहां पर शुद्ध रूप से आपको भाषा का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। उसके बाद कक्षा 6 से व्याकरण शिक्षण का अध्ययन अध्ययन करवाया जाना चाहिए। अधिकांश विद्वानों का विचार, यानी अधिकांश विद्वानों का जो विचार है वो ये है कि कक्षा 6 यानी कक्षा 30 से व्याकरण शिक्षण कराया जाना चाहिए। ये मत है, वो अधिकांश जो विद्वान है वो इस मत को मानते हैं कि कक्षा 6 से व्याकरण शिक्षण शुरू होना चाहिए। इसके बाद माध्यमिक के स्तर पर स्वतंत्र रूप से व्याकरण शिक्षण करवाया जाना चाहिए। यानी माध्यमिक जो सेकेंडरी लेवल होता है वहां से एक स्वतंत्र विषय के रूप में व्याकरण शिक्षण करवाया जाना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि हम कहते हैं ना कि आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे, आज हम समास का अध्ययन करेंगे, आज हम क्रिया का अध्ययन करेंगे, आज सर्वनाम का अध्ययन करेंगे, आज उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। तो ये इस तरीके से पूरी क्लास ही व्याकरण की हो, पूरी क्लास ही, पूरा पीरियड ही व्याकरण का हो, तो वो हम कह सकते हैं कि हमें स्वतंत्र रूप से व्याकरण का अध्ययन करवा रहे हैं। बाकी हमें नॉर्मल तरीके से अगर पीरियड 40 मिनट का है, 5 7 10 मिनट हमने व्याकरण का अध्ययन करवा दिया और फिर हम पढ़ाने शुरू दूसरी कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वो एक स्वतंत्र नहीं होगा। स्वतंत्र रूप से मतलब है पूरा जो पीरियड है, पूरा जो कालांश है, उसमें केवल व्याकरण ही व्याकरण है पढ़ाई जाए। तो ये जो सेकेंडरी लेवल से होता है, ये जो कार्य है वो कहाँ से होगा? सेकेंडरी लेवल से माना गया कि माध्यमिक जो स्तर है, माध्यमिक जो लेवल है, वहां से हम व्याकरण शिक्षण करवाया जा सकता है। अब बात करें कि व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता क्या है। अगला जो टॉपिक है हमारा, व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता। तो व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता क्या हो सकती है? छात्रों को भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना, छात्रों को भाषा के
भाषा के नियमों का नियमों का ज्ञान करवाना ज्ञान करवाना करवाना व्याकरण शिक्षण की व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती। व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता क्या है? छात्रों को क्या है? भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना व्याकरण शिक्षण की क्या मानी जाती है? विशिष्टता मानी जाती है। अब बात करें हम व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, वो देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं? ये भी एक एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो हम पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, तो बालकों को शब्द रचना, वाक्य रचना का ज्ञान करवाना। पहला जो उद्देश्य है वो क्या है? बालकों को शब्द रचना तथा वाक्य रचना का ज्ञान करवाना। यानी छात्रों को शब्द रचना और वाक्य रचना का क्या कराना? ज्ञान करवाना। इसके बाद अगर बात करें, दूसरी अगर बात करें, छात्रों में व्याकरण के प्रति छात्रों में व्याकरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना। छात्रों में व्याकरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना तथा रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में व्याकरण के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव सोच विकसित करना और छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। 3 नंबर की बात करें, संकोच प्रवृत्ति को दूर करना। छात्रों की संकोच प्रवृत्ति को दूर करना। अगली बात अगर हम बात करें, तो भाषा के मूलभूत कौशलों का ज्ञान करवाना। नंबर 4 की अगर बात करें,
भाषा के मूलभूत 4 कौशलों का ज्ञान करवाना। भाषा के 4 मूलभूत कौशल कौन कौन से हैं? जैसे हम एक सूत्र के रूप में देखें तो सब पल, ये भाषा के 4 क्या है मूल। तय से सुनना, पै से बोलना, पै से पढ़ना और लय से लिखना। ये भाषा के 4 मूलभूत कौशल है, उनका अध्ययन करवाना भाषा शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। अगर ये तो सर्वमान्य सिद्धांत है। अगर बात करें डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के अनुसार कौशल, तो मारिया मोंटेसरी ने जो कौशल बताए थे वो ये बताए थे सब, और फिर ये अंतिम 2 है वो चेंज कर दिए थे। उन्होंने कहा कि लिखना पहले है और पढ़ना बाद में। बाकी जो विद्वान है वो ये कह रहे हैं कि पढ़ना पहले और लिखना बाद में। तो मारिया मोंटेसरी का नाम आए तो आपको कौशल ये बताने, और किसी का नाम नहीं आता है कि भाषा के 4 कौशल का क्रम कौन सा है, तो आपको ये बताना है, और मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्रम ये बताना है। तो इन कौशलों का विकास करवाना भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें भाषा का अध्ययन, या यूं कहें कि 5वां है व्याकरण का अध्ययन। व्याकरण का जो अध्ययन है वो हम किस प्रकार से करवाते हैं वो देखते हैं। अगर हम बात करें कि प्राथमिक लेवल की बात करते हैं, प्राथमिक लेवल का मतलब 1 से 5वीं, यहां पर हम क्या करते हैं कि कंठस्थ करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कंठस्थ परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं ये बताएंगे नहीं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, ये चीज बालक को कंठस्थ करवानी है बस। प्राथमिक लेवल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा के बालक को कोई भी वस्तु है वो कंठस्थ करवानी है। दूसरी अगर बात करें हमें उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक का मतलब कक्षा 6 से 8 तक। यहां पर हम क्या करते हैं, व्याकरण का सामान्य परिचय। यहां पर हम बालक को व्याकरण का सामान्य परिचय देते हैं, जैसे समास किसे कहते हैं, भेद कितने हैं, इस तरीके के। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, एक एक उनका उदाहरण बता देते हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, उनका 1-2 उदाहरण बता देते हैं। बात करते हैं हम तीसरा, माध्यमिक जो लेवल है। माध्यमिक का मतलब कक्षा 9 और 10। यहां हम व्याकरण का स्वतंत्र अध्ययन करवाते हैं।
यहां पर हम क्या करते हैं, व्याकरण का स्वतंत्र अध्ययन करवाते हैं। इसके बाद 4 नंबर की बात करें, उच्च माध्यमिक। यहां पर हम क्या करते हैं, उच्च माध्यमिक का मतलब 11वीं और 12वीं, व्याकरण के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान करवाते हैं। सिद्धांतों का ज्ञान करवाना, ये है 4 जो व्याकरण पढ़ाने के अलग अलग लेवल पर, कि प्राथमिक जो लेवल है उस पर व्याकरण कितना पढ़ाया जाता है, उच्च प्राथमिक पर क्या पढ़ाया जाएगा, माध्यमिक लेवल पर क्या पढ़ाया जाएगा, उच्च माध्यमिक लेवल पर क्या पढ़ाया जाएगा, ये है। इसके बाद अगर हम बात करें कि व्याकरण शिक्षण में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो ये है व्याकरण शिक्षण की विधियां। व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं वो देखते हैं हम। उसके बाद हम प्रत्येक विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे व्याकरण शिक्षण की विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि है, सूत्र विधि है, अनौपचारिक या सैनिक, अव्याकृत विधि है, भाषा सहस्रंग विधि है, या समवाय विधि है। ये है 8 विधि है जो व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयुक्त होती है। इनका हम अध्ययन करेंगे, प्रत्येक विधि का। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन सूत्र है, अनौपचारिक है या फिर अव्याकृत है, भाषा सहस्रंग विधि है या समवाय विधि है। व्याकरण जो शब्द है, खास तौर पर याद रखो, व्याकरण शब्द, व्याकरण शब्द पुल्लिंग है। और संस्कृत की बात करें हम, संस्कृत में ये शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है। यानी व्याकरण शब्द अपने आप में क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। ये भी आप ध्यान रखो। व्याकरण अच्छा लगता है, ये वाक्य सही है, व्याकरण अच्छी लगती है, ये वाक्य गलत रहेगा। तो व्याकरण शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। और संस्कृत में ये शब्द है नपुंसकलिंग में आता है। तो व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधियां प्रयुक्त होगी, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उसकी विशिष्टता क्या है, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति, परिभाषा, इन सब का अध्ययन किया हमने। और कल से हमें व्याकरण शिक्षण की प्रत्येक विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।